हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न विद विजय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती है 2025 इसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ये 2014, 2020 और 2023 के जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जियोग्राफी के पेपर हुए थे, उनके जो ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी के क्वेश्चंस है, उनके वो सब हमने लिए हैं और उनको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल है, ब्रेक ऑफ बल्क रेफर्स टू। ब्रेक ऑफ बल्क क्या है? तो परिवहन भूगोल के अंतर्गत जो ब्रेक ऑफ बल्क है, वो है कोई भी अ, 2 2 अलग-अलग ट्रांसपोर्ट के माध्यम होते हैं, जैसे कि कोई शिप है, शिप से कोई बड़े कार्गो वगैरह आते हैं और फिर अ, उस शिप से वापस मालगाड़ियों पे लोड कर दिया जाता है कोई सामान, कंटेनर वगैरह। फिर मालगाड़ियों से कंटेनर उतरता है और फिर किसी ट्रक पे लोड कर दिया जाता है और फिर ट्रक से हो सकता है छोटी-छोटी पिकअप वगैरह में लोड कर दिया जाता है। तो ये अलग-अलग जो परिवहन के माध्यम से, जैसे शुरुआत में जल परिवहन में था, फिर रेलवे का मोड हो गया ट्रांसपोर्टेशन का, फिर रेलवे से जो है वो सड़क का हो गया। तो इस तरीके से जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ बल्क। बल्क आइटम था, वो ब्रेक हो गया है। तो इसको बोलते हैं परिवहन का एक साधन से दूसरे साधन में अदला-बदली को ब्रेक ऑफ बल्क कहा जाता है। दूसरा, दूसरे सवाल में पूछा गया है फंडामेंटल सर्किट है इस जो ये डायग्राम है, इसमें फंडामेंटल सर्किट कौन-कौन से हैं? मूलभूत परिपथ कौन से हैं? तो ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी के अंदर हम ग्राफ थ्योरी पढ़ते हैं। ग्राफ थ्योरी के अंदर नोड होते हैं और एजेज होते हैं। ये 2 चीज़ें होती हैं और इसी से पूरी ग्राफ थ्योरी बनती है। ये डायग्राम है ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी हरिमोहन सक्सेना से ही उन्होंने लिया है, एज़ इट इज़ यही बनाया हुआ है ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी हरिमोहन सक्सेना ने। तो पेपर में भी यही एज़ इट इज़ दिया था। तो इसके अंदर हम देखें कि सर्किट कौन से हैं, तो सर्किट ए, बी, सी, ए ये भी सर्किट है। ए, सी और इसको देखें ए, सी, डी, ए ये भी सर्किट है। ए, बी, सी, डी, ए ये भी सर्किट है, यानी इसमें 3 सर्किट देख रहे हैं। कितने सर्किट देख रहे हैं? अगर सर्किट की बात करें तो टोटल सर्किट कितने हैं? सर्किट है 3, ए, बी, सी और वापस ए। ए, बी, सी, ए एक तो ये हो गया, एक दूसरा हो गया ए, सी, डी, ए ये हो गया। ये 2 सर्किट ये हो गए, तीसरा ये बड़े वाला सर्किट ब जो पूरा दोनों को मिला के हो रहा है, ए, बी, सी, डी, ए। ए, बी, सी, डी, ए। ये 3 सर्किट हो रहे हैं। अगर इसमें फंडामेंटल सर्किट वो होते हैं जिनके अंदर कोई सर्किट नहीं होता। अब ये जो ए, बी, सी, डी है, इसके अंदर 2 फंडामेंटल है। इसके अंदर है। इसके अंदर सर्किट है तो ये फंडामेंटल नहीं, ये फंडामेंटल नहीं होगा। सर्किट तो होगा बट ये फंडामेंटल नहीं, ये फंडामेंटल नहीं है, ये 2 फंडामेंटल मूलभूत है। इसके अंदर कोई नहीं होता, ये साफ-साफ किताब के अंदर लिखा हुआ है। तो ये हो गए फंडामेंटल। यहाँ मैं मूलभूत लिख रहा हूँ, जगह कम है तो। मूलभूत फंडामेंटल को कौन से हुए? ए, बी, सी, ए, सी, डी, ए बोथ। ए, बी, सी, डी, ए ये नहीं है, देखो ए, बी, सी, डी, ए है, ये फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये 2 है, तो फंडामेंटल कौन से हुए? ये पहले वाले हो गए। अगला सवाल, अगले सवाल में पूछा गया है, हम इंडेक्सेस वगैरह पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ fundamental circuit to the maximum possible number of circuit existing in a transport network gives the connectivity index। ये कह रहा है कि जो फंडामेंटल जितने सर्किट है, जो एक्चुअल सर्किट फंडामेंटल सर्किट है, टू द रेशियो किसका? फंडामेंटल सर्किट का और मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सर्किट का एग्जिस्टिंग ए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क गिव्स द कनेक्टिविटी इंडेक्स। कांस्की ने कनेक्टिविटी के 4 मेजर्स बताए थे। कांस्की ने अल्फा, बीटा, गामा एंड साइक्लोमैटिक नंबर, ये 4 बताए थे। तो जो एक्चुअल सर्किट बटे मैक्सिमम पॉसिबल सर्किट का जो फॉर्मूला है वो होता है अल्फा का, और एक्चुअल सर्किट का फॉर्मूला आता है ई माइनस वी प्लस 1 बटे 2 वी माइनस 5। इसको ई माइनस वी प्लस 1 को हम म्यू भी लिख सकते हैं, जो म्यू है साइक्लोमैटिक नंबर।
तो साइक्लोमेट्रिक नंबर का फॉर्मूला क्या हुआ, ई माइनस वी प्लस वन, ये इसका फॉर्मूला है, और अल्फा का ये हो गया। तो ये क्या होता है, एक्चुअल सर्किट बटे मैक्सिमम पॉसिबल सर्किट, अल्फा होता है, ये आपको याद करना है। अगला, किसी ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में मैक्सिमम कनेक्टिविटी किसमें होगी, अधिकतम संयोजकता, सर्वाधिक संयोजन अ, वाला परिवहन, में थोड़ी संयोजकता लिखनी थी इसमें, सर्वाधिक संयोजकता वाला परिवहन तंत्र, इंग्लिश में सही है, मैक्सिमम कनेक्टिविटी किसमें होगी। हैगेट ने क्या किया, क्लासिफिकेशन दिया इसका पूरा कनेक्टिविटी का, पहले प्लेनर ग्राफ और नॉन प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ के अंतर्गत उन्होंने 4 तरह की 4 टाइप ऑफ कनेक्टिविटी बताई। किसने बताई, हैगेट ने बताई। हैगेट ने बताई कौन कौन सी, पाथ टाइप, ट्री लाइक, सर्किट टाइप और सेल्यूलर टाइप, 4 तरह की कनेक्टिविटी। पाथ कनेक्टिविटी में सीधी रेखा, जैसे कि एक पाथ होता है, मार्ग, ये सीधा भी हो सकता है और घुमावदार भी हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। दूसरा ट्री लाइक, ट्री में क्या है, कोई सर्किट नहीं बनेगा, कोई जुड़ेगा नहीं, बाकी इसमें टी टी लाइक ऐसे बन सकते हैं, ऐसे बन सकते हैं। ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि एक तना होता है, उसकी कई ब्रांचेज निकली हुई होती है, पर एक डाली वापस जाके ऐसे कोई डाली से डाली नहीं जोड़ती है, डाली से डाली नहीं जोड़ती है, मतलब ट्री लाइक, वृक्ष सम। तीसरा है सर्किट, सर्किट में क्लोज हो जाता है, सर्किट में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। पाथ की कनेक्टिविटी इतनी नहीं है, पाथ से ट्री की थोड़ी बेटर है, ट्री से सर्किट की सबसे बेटर है, क्योंकि सर्किट से हम क्या करते हैं, सर्किट से हम कहीं पे भी जा सकते हैं, इस बिंदु से इधर भी जा रहे हैं, इधर से इधर भी जा रहे हैं, इधर से इधर भी जा रहे हैं, इधर से इधर भी जा रहे हैं। तो सर्किट वाला है, सबसे मैक्सिमम कनेक्टिविटी होती है, किसकी होती है, सर्किट। अब है कि सेल्यूलर की क्या होती है, सेल, सेल का कॉन्सेप्ट है, वो आया है हमारे बायोलॉजी से। बायोलॉजी, हमारे स्किन के अंदर भी सेल है, बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर कई कोशिकाएं हैं, क्या है, कोशिका। तो ये कोशिकाओं के अंदर एक होती है झिल्ली, कोशिकीय झिल्ली बोलते हैं, सेल की मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये सेल की मेम्ब्रेन है, किसको अंदर जाना देना है सेल के, किसको बाहर जाने देता है, ये डिसाइड करती है। मार्ग के बीच में गेट कीपर का काम करती है। टोल होता है ना, वैसे टोल गाड़ियां, टोल चुकाते हो तो जाना पड़ता है, तो ये बाधा का काम करती है, ऑब्स्टेकल का काम करती है। तो सेल्यूलर में ऑब्स्टेकल होता है, जिसमें ऑब्स्टेकल होता है वो है सेल्यूलर। तो ये 4 तरह की कनेक्टिविटी बताई थी, ये भी हरिमोहन सक्सेना में दिया हुआ है, जो ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी है। अगला, अगला सवाल है, टाफे के परिवहन विकास मॉडल में, टाफे के परिवहन विकास मॉडल में अवस्थाओं की संख्या कितनी। तो टाफे का जो मॉडल है, टाफे ने मोरिल और गोल्ड के साथ में 1963 में दिया था, और इनके पेपर का टाइटल था ट्रांसपोर्ट एक्सपांशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। विकासशील देशों का, विकासशील देशों का इन्होंने क्या किया था, विकासशील देशों पे काम किया था टाफे मोरिल गोल्ड ने, और 6 अवस्थाएं दी थी, कितनी, 1 2 3 4 5 6। स्कैटर्ड पोर्ट, फिर पेनिट्रेशन लाइन, फिर डेवलपमेंट ऑफ फीडर, फिर बिगिनिंग ऑफ इंटरकनेक्शन, फिर कंप्लीट इंटरकनेक्शन, फिर इमर्जिंग ऑफ हाई प्रायोरिटी मेन स्ट्रीट। ये 6 अवस्थाएं दी थी, ये टाफे ने दी थी। अगला सवाल, अगले सवाल में पूछा है, समय तथा दूरी बढ़ने पर एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, कोई भी प्लेस मेरे से कितना, मैं कितना एक्सेस कर पा रहा हूं, कितना एक्सेसिबल है मेरे लिए, मैं मतलब बहुत नजदीक है तो एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है, मैं कम समय में वहां पहुंच रहा हूं तो वो मेरे लिए ज्यादा एक्सेसिबल है। किसी को 5 मिनट जाने में लग रहे हैं उस जगह पे तो ज्यादा एक्सेसिबल है, किसी को 1 घंटा लग रहा है तो उसके लिए कम एक्सेसिबल है, एज कंपेयर टू दोनों को देखें तो एक्सेसिबिलिटी समय और दूरी के हिसाब से मापी जाती है। तो समय और दूरी दोनों बढ़ जाए तो एक्सेसिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर ये बढ़ेंगे तो डिक्रीज होगी, घटेगी तो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो 60वें का क्या हो गया, 60वें का पहला, घटती है, समय और दूरी बढ़ा देंगे, मान लो 1000 किलोमीटर है तो कम एक्सेसिबिलिटी है, और वही 100 मीटर होगा तो मेरे लिए फटाक से एक्सेसिबल होगा। तो ये एक्सेसिबिलिटी है, अभिगम्यता है, वो ज्यादा है, हम जल्दी से वहां जा सकते हैं, जल्दी से वहां पहुंच सकते हैं, तो ये पहुंच है हमारी, एक्सेसिबिलिटी मतलब हमारी पहुंच। अगला, परिवहन के आधार क्या है, बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है। बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो उलमैन का पेपर है, उलमैन का, उलमैन की जो थ्योरी है,
किसकी थ्योरी है? उलमैन की थ्योरी है। वो है स्पेशियल इंटरेक्शन की थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्पेशियल इंटरेक्शन। थ्योरी ऑफ स्पेशियल इंटरेक्शन में ये 3 मूलभूत आधार बताते हैं। कितने आधार बताते हैं? 3 मूलभूत आधार बताते हैं। क्या बताते हैं? पहला बताते हैं कॉम्प्लीमेंटरिटी होनी चाहिए। अगर दो दो कोई रीजन है, उन दोनों के बीच में संपूरकता होनी चाहिए। यानी हो सकता है एक चीज ये उगा रहा है, एक ये उगा रहा है, इसको इसकी कमी है, ये इधर से इधर लेगा और इधर से इधर लेगा, तो आदान प्रदान करने के लिए परिपूरकता होनी चाहिए। दूसरा है मध्यवर्ती आपूर्ति का अभाव, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी की कमी। अब इन दो पॉइंटों के बीच में इंटरेक्शन तभी होगा जब बीच में कोई इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी नहीं आए तो। तीसरा ट्रांसफरेबिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ट्रांसफरेबिलिटी भी होनी चाहिए। ये सब होने के बावजूद भी ट्रांसफरेबिलिटी भी होनी चाहिए। 3 आधार बताए थे। चौथा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये आधार नहीं बताया था। तो 1 2 3 ये उलमैन की अगर थ्योरी पता है तो 3 हम पढ़ते ही है। उलमैन के थ्योरी ऑफ स्पेशल इंटरेक्शन में मैसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 3 होता है उन्होंने। अगला सवाल, अगले सवाल में परिवहन प्रणाली की विकास की अवस्थाओं, ट्रांसपोर्ट जो ट्रांसपोर्ट मोड है, ट्रांसपोर्ट मोड का जो डेवलपमेंट है, परिवहन प्रणाली, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ ट्रांसपोर्ट मोड। तो ट्रांसपोर्ट मोड है, उसका उसकी स्टेजेस, उसकी डेवलपमेंट स्टेजेस क्या होगा? शुरुआत में क्या होगी? शुरुआत में दो लोगों के बीच में मान लो क्या है, परिपूरकता, वो क्या बोलते हैं, ये हो जाए, कॉम्प्लीमेंटरिटी हो। तो कॉम्प्लीमेंटरिटी होगी तो हमारी सिम्बायोसिस होगी। क्या होगी? सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो सिम्बायोसिस हो गई। अब हमारी इसको जरूरत है और इसकी हमारे को जरूरत है, दोनों को जरूरत है। कुछ हम इधर सामान बेच रहे हैं, कुछ हम इधर दे रहे हैं, दोनों को जरूरत है एक दूसरे की। अब जरूरत है तो क्या बनेगा? जरूरत है तो एक प्रीडोमिनेंट रास्ता बनेगा। पहले मेन रास्ता बनेगा। क्या होगा? मेन रास्ता बनेगा। अब ये मेन रास्ता बन गया तो आसपास के भी धीरे धीरे जो ऑक्सिलरी है, इस तरीके से ये भी फिर कनेक्ट होंगे। तो इस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट मोड का डेवलपमेंट होगा। मुझे जहां तक ये समझ में आ रहा है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की वजह से सिम्बायोसिस हो गया, और प्रीडोमिनेंट, ये प्रीडोमिनेंट मार्ग हो गया, और फिर छोटे छोटे ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी का मतलब है सहायक मार्गों का निर्माण हो गया। क्या हो गया? छोटी सहायक सड़कों का निर्माण हो गया। इस तरीके से मुझे लग रहा है परिवहन प्रणाली के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम होगा। तो क्या हो गया? सिम्बायोसिस, फिर प्रीडोमिनेंट और फिर ऑक्सिलरी। प्रीडोमिनेंट है, मुख्य पहले होगी, ऑक्सिलरी तो बाद में ही होगी। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, सही नहीं है, नॉट करेक्ट। देखो, नॉट करेक्ट। अगले वाले में पूछा गया कौन सा करेक्ट नहीं है। तो पहला, नेटवर्क पैटर्न डज नॉट हेल्प शेप स्पेशियल इंटरेक्शन। पहला कह रहा है कि नेटवर्क का जो पैटर्न है वो डज नॉट हेल्प शेप स्पेशियल इंटरेक्शन। चलो एक बार देखते हैं। डेंसिटी ऑफ नेटवर्क इज रफ मेजर ऑफ एक्सेसिबिलिटी। नेटवर्क की डेंसिटी एक रफ मेजर है एक्सेसिबिलिटी। अब हम एक्सेसिबिलिटी देख रहे थे, अगर नेटवर्क की डेंसिटी ज्यादा है तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी। अगर सड़कों का जाल ज्यादा है तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, और क्या बढ़ेगी? एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ेगी। तो ये रफ मेजर है, ठीक है, ये बात सही है। तीसरा, कनेक्टिविटी इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नोड्स एंड लिंक। कनेक्टिविटी नोड और लिंक के बीच की रिलेशनशिप है। तो कनेक्टिविटी को मेजर करने के लिए हम अल्फा बीटा देखते हैं। तो अल्फा बीटा में नोड और लिंक के आधार पे ही तो हम अल्फा बीटा गामा इंडेक्स बनाते हैं। तो ये कनेक्टिविटी क्या है? रिलेशनशिप है नोड और लिंक के बीच की, ये भी ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेटवर्क रेफर्स टू द हायरार्की ऑफ नोड्स एंड लिंक। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेटवर्क रेफर टू, जाल का संगठन है, नोड और कड़ियों के पदानुक्रम को चित्रित करता है। तो ये करता है। नेटवर्क का पैटर्न है वो हेल्प करता है। नेटवर्क पैटर्न डज नॉट हेल्प नहीं, डज हेल्प, जाल प्रतिरूप स्थानिक अंतःक्रियाओं के रूप में नियत करने में सहायक है। तो ये इसने लिख दिया सहायक नहीं है, ये पहला ही गलत है। ये पहला ही गलत, नेटवर्क पैटर्न डज नॉट हेल्प
शेप स्पेशियल इंटरेक्शन। तो नेटवर्क पैटर्न हेल्प करता है शेप स्पेशियल इंटरेक्शन में। तो ये पहला गलत हो गया क्योंकि यह नहीं लिखना था। नहीं, अगर नहीं लिखता तो ये सही होता। अगला है यातायात लागत और दूरी संबंध को निम्नलिखित आकृतियों से दर्शाया गया। यातायात लागत ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और डिस्टेंस के रिलेशनशिप को इन फिगर में दर्शाया गया है। इफ ए पर्सन इज ट्रेवल, अगर ए पर्सन है वो ट्रेवल करता है फ्रॉम ए टू बी, कहां से करता है? ए स्थान से बी। तो ए स्थान है यहाँ पे और बी की तरफ ट्रेवल करता है। कहां से करता है? ए से बी की तरफ ट्रेवल करता है। अब ए से बी की तरफ ट्रेवल करता है, यात्रा करना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके लिए लाभप्रद होगा? अब हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम कब आएगी? कम आएगी जब हमारी दूरी कम होगी। हम दूरी तय कम करेंगे तभी हम कम आएगी। तो कौन से वाले में हमारी दूरी कम है? कौन से वाले में दूरी कम है? तो यहाँ वाले में ये देखो, एक ट्रेवल कर रहा है यहां तक, दो कर रहा है, टोटल ट्रेवल कितना कर रहा है? एक, दो, तीन, चार और पांच, तो ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं। यहां से लेके यहां तक एक, दो, तीन, चार और पांच ट्रेवल कर रहे हैं, सब में ही पांच कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लेंथ तो सब में पांच है, वर्टिकल कितनी है? वर्टिकल कितनी है? वर्टिकल में देखें तो ये जा रहा है एक, दो, तीन और थोड़ा ऊपर जा रहा है। ये जा रहा है एक, दो, तीन, चार जा रहा है। ये एक, दो, तीन, बिल्कुल सवा तीन जा रहा है। कितना जा रहा है? सवा तीन जा रहा है। यहाँ पे कितना है? 3.25 के समथिंग जा रहा है। और यहाँ पे जा रहा है लगभग 3.8 के करीब जा रहा है। एक, दो, तीन, क्योंकि ये बराबर ऐसे जा रहा है। यहाँ पे एक, दो, तीन, चार पूरा जा रहा है। यहाँ पे भी एक, दो, तीन, चार पूरा जा रहा है। तो सबसे कम वर्टिकल किसको? अब वर्टिकल में भी तीन पूरे नहीं है। शुरू कहां से कर रहा है? यहां से कर रहा है। शुरू यहां से कर रहा है तो तीन की जगह, एक, दो, तीन की जगह ये 2.8 है, ये तीन है और ये तीन है और ये 2.25 ही है। तो सबसे कम किसमें ट्रेवल कर रहा है? 124 में चौथा। 124 में चौथा, और यही राइट आंसर हो गया। देखो, हॉरिजॉन्टल तो दूरी बराबर, यहां से लेके यहां दूरी सब में ही ट्रेवल बराबर कर रहा है, पर वर्टिकल भी देखो ट्रेवल तो कर रहा है, इधर इधर इधर, यहां ज्यादा कर रहा है भाई, तीन तक जाना पड़ रहा है, एक, दो और तीन। यहाँ पे भी एक, दो और 2.8 जाना पड़ रहा है। यहाँ पे भी एक, दो, तीन जाना पड़ रहा है। यहाँ एक, दो और सवा दो जाना पड़ रहा है, इसलिए उत्तर हो गया ये। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी गतिविधि सभी व्यवसायों को प्रभावित करती है? सारी एक्टिविटी को एक एक्टिविटी प्रभावित करती है, वो है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, यानी कोई ट्रक वाले हड़ताल कर दे तो पूरा चक्का जाम कर दे तो हमारा सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। बसें वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन सारी एक्टिविटी को प्रभावित करता है। तो परिवहन सेवाएं हैं वो सबको प्रभावित करती है। अगला है, निम्न में से कौन सी यातायात के संचालन में सम्मिलित लागत नहीं है? तो यातायात के संचालन में लागतों को हम तीन भागों में बांटते हैं: लाइन हॉल कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, ट्रांसफर कॉस्ट। लोकेशनल कॉस्ट नहीं होती। लोकेशनल कॉस्ट इंडस्ट्री के केस में हो सकती है। लाइन हॉल कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, ट्रांसफर कॉस्ट तीन तरह की होती है। इसको मैं इसका बता भी देता हूं कौन कौन सी है ये, ताकि आप कर पाओ। लाइन हॉल है, वो है ओवर द रोड कॉस्ट। लाइन हॉल को बोलते हैं ओवर द रोड कॉस्ट। ये ओवर द रोड कॉस्ट हो गई। ओवरहेड कॉस्ट है वो टर्मिनल कॉस्ट है। ये क्या है? टर्मिनल कॉस्ट है। आप कोई रेलवे स्टेशन बना रहे हो, कोई बस स्टैंड बना रहे हो, तो ये टर्मिनल कॉस्ट है। और ट्रांसफर कॉस्ट है वो तीसरी हो गई, ये हो गई इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जैसे कि इंश्योरेंस कवर, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। जैसे कि मान लो कि आप सामान ले जाने का इंश्योरेंस कर रहे हो कि बीच में कोई ये खराब नहीं हो, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। एग्जांपल में इंश्योरेंस वगैरह। तो ये तीन हुई। लाइन हॉल कॉस्ट वास्तविक परिवहन लागत है, क्योंकि ओवर द रोड कॉस्ट आ रही है। क्या आ रही है? ओवर द रोड कॉस्ट आ रही है। ओवर द रोड कॉस्ट आ रही है।
वास्तविक परिवहन लागत है वो लाइन हॉल कॉस्ट है, ओवर द रोड आ रही है। ओवरहेड कॉस्ट है वो टर्मिनल कॉस्ट आ रही है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो इंश्योरेंस वगैरह आ रही है। ये 3 आती है। टर्मिनल कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट है, ये वेरिएबल होती है, ये फिक्स है, ये वेरिएबल है। ओवर द रोड है वो वेरिएबल है, क्योंकि अलग-अलग व्हीकल भी अलग-अलग एवरेज देगा, तो ये वेरिएबल है। तो कौन सी हुई? ये नहीं है। ये ओवर लाइन हॉल है, ओवरहेड है, ट्रांसफर 3 तरह की होती है। ये अप्रत्यक्ष है ट्रांसफर वाली। अगला, किनारों का शीर्ष से अनुपात। अभी किनारों का शीर्ष की जगह एजेस टू वर्टेक्स। किनारों किनारे, अब एजेज को इन्होंने क्या लिख दिया है? किनारे लिख दिया है। ये सही अनुवाद नहीं है। एजेज का अर्थ क्या होता है? एजेज का अर्थ होता है, ये जो लाइनें हैं इनको बोलते हैं। वर्टिसेज मतलब नोड। तो ये जो लाइनें हैं, मार्ग है, इनको एजेज बोलते हैं। तो बीटा इंडेक्स है एजेज टू वर्टिसेज। एजेज टू वर्टेक्स का क्या अनुपात है? बीटा। अल्फा इंडेक्स देखी थी हमने, बीटा देखी थी, और अल्फा के ऊपर जो एक्चुअल सर्किट था वो हमारा साइक्लोमेट्रिक इंडेक्स था। तो ये पूछे हुए हैं, तो ये कौन सा हुआ? बीटा इंडेक्स हुआ। सारी इंडेक्स आपको याद करनी है। पहले वाले केस में 0.5 है बीटा इंडेक्स, दूसरे वाले में 0.75, तीसरे वाले में 1.0 है, चौथे वाले में 1.25 है। जैसे जैसे हमारे मार्ग बढ़ते जा रहे हैं, वर्टिसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, बीटा इंडेक्स भी बढ़ती जा रही है। तो बीटा इंडेक्स की ज्यादा वैल्यू आएगी तो कनेक्टिविटी बेटर होगी। अगला सवाल, निजी परिवहन लागत नहीं है। निजी परिवहन लागत में हम 3 चीजें इंक्लूड करते हैं। कौन सी करते हैं? ट्रैक कॉस्ट, इंटरचेंज कॉस्ट। ट्रैक कॉस्ट, इंटरचेंज कॉस्ट। ट्रैक कॉस्ट में हम रोड वगैरह बनाते हैं, रोड, रेलवे लाइन, ये हो गई जो उनको बनाने का खर्चा है। इंटरचेंज कॉस्ट है वो हमारी टर्मिनल कॉस्ट है। और रनिंग कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट जिसको हम बोल रहे थे लाइन हॉल कॉस्ट बोल रहे थे, ओवर द रोड कॉस्ट बोल रहे थे। रनिंग कॉस्ट है पूरा उसको ऑपरेट करना व्हीकल को। ट्रैक कॉस्ट में तो सरफेस, जैसे रोड बना रहे हैं उसको मेंटेन कर रहे हैं, रेलवे लाइन बना रहे हैं उसको मेंटेन कर रहे हैं। इंटरचेंज कॉस्ट में टर्मिनल है, इंटरचेंज कॉस्ट है टर्मिनल फैसिलिटी देना, किसी भी भाई शुरुआत में और एंड में कोई मान लो टर्मिनल बना रहे हैं वो। रनिंग कॉस्ट है व्हीकल वाली कॉस्ट है, परचेज करना व्हीकल को और उसको ऑपरेट करना, ये व्हीकल वाली कॉस्ट है। व्हीकल को जो रन करना, यानी व्हीकल को परचेज करना और उसको मेंटेन करना, उसको रन करना, ये है रनिंग कॉस्ट। तो ये 3 कॉस्टें होती है, सोशल कॉस्ट नहीं होती। ये क्या है? प्राइवेट है। इस प्राइवेट के अंदर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट प्लस प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट प्लस एनवायरमेंट कॉस्ट। क्या है? एनवायरमेंट कॉस्ट। आप क्या करते हो? धुआं छोड़ रहे हो, धुआं छोड़ रहे हो, वायु प्रदूषण हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। और ये एयर पॉल्यूशन क्या कर रहा है? एयर पॉल्यूशन जो लोगों का सामान तो नहीं जा रहा था, उन लोगों के भी सांस में जाके धुएं के रूप में उनको नुकसान पहुंचा रहा है। इसकी कीमत कौन देगा? प्राइवेट वाले देते हैं क्या? नहीं देते। अगर ये एनवायरमेंट कॉस्ट इनके साथ में वसूली जाए तब ये होती है सोशल कॉस्ट। तब ये होती है सोशल कॉस्ट। प्राइवेट के साथ में एनवायरमेंट कॉस्ट को जोड़ दें तब ये होती है सोशल कॉस्ट। प्राइवेट के साथ में इसको एनवायरमेंट कॉस्ट को हम एक्सटर्नल कॉस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कॉस्ट है, एक्सटर्नल कॉस्ट है। तो ये भी हमें सोचना होगा। ये कौन सी नहीं हुई? सामाजिक लागत नहीं हुई। प्राइवेट के साथ में एनवायरमेंट कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट जोड़ेंगे तो क्या आएगी? सोशल कॉस्ट आएगी। अगला, विकासशील देशों में परिवहन जाल के विकास का मॉडल किसने विकसित किया? टाफे, मॉरिल, गोल्ड। इनका पेपर हमने देख दिया था, टाफे, मॉरिल और गोल्ड। कौन से देशों में किया था इन्होंने? कौन से देशों में किया था? इन्होंने किया था घाना और नाइजीरिया में। कहां पे किया था? पेपर का नाम लिखा हुआ है पिछले वाले सवाल के अंदर, घाना और नाइजीरिया के अंदर, ये भी पूछा हुआ है। इस मॉडल को एलोबा ने अप्लाई भी किया था। एलोबा ने वेस्ट अफ्रीका के अंदर भी अप्लाई किया था। ये सवाल नेट के अंदर पूछा हुआ है। तो ये टाफे, मॉरिल और गोल्ड का मॉडल हो गया। अगला सवाल है, वेंस का जो ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट का मॉडल है, वेंस का ट्रांसपोर्ट जो मॉडल है इसको क्या कहा जाता है? और उसको कहा जाता है मर्केंटाइल मॉडल,
गोल्ड का है स्पेशियल एक्सप्लोरेशन मॉडल। गोल्ड का क्या है? स्पेशियल एक्सप्लोरेशन है। ये गोल्ड का मॉडल है। ये गोल्ड का मॉडल है। ये मर्केंटाइल किसका है? मर्केंटाइल है, वांस का मॉडल है। इन्होंने जो मॉडल प्रस्तुत किया मर्केंटिज्म का, कंसिडर हिस्ट्री एज ए मेजर फैक्टर। इन्होंने इतिहास को अ, एक मेजर फैक्टर लिया। इसका पेपर का नाम है वो मैं बता देता हूँ। द मर्चेंट्स वर्ल्ड, इनके पेपर का नाम था द मर्चेंट वर्ल्ड, द जियोग्राफी ऑफ होल सेलिंग, द जियोग्राफी ऑफ होल सेलिंग, ये इनके पेपर का नाम था। और इन्होंने कब दिया था? इन्होंने दिया था 1970 के अंदर। और इन्होंने जो मेन काम है उसके अंदर देखो, इधर की साइड नॉर्थ अमेरिका है और इधर की साइड क्या है? यूरोप है। अब यूरोप से किस प्रकार व्यापारी है, यूरोप से किस प्रकार हम इसकी खोज करते हैं और यूरोप से खोज करते हुए वापस यहाँ पे कॉलोनियां, यहाँ से मतलब हम कुछ खनिज लाते हैं, कॉलोनियां बसाते हैं, किस तरीके से ये जो होता है नॉर्थ अमेरिका यूरोप के बीच वाला, इसको एक्सप्लेन करते हुए हिस्ट्री को मेजर फैक्टर, इस हिस्ट्री को एक्सप्लेन करते हुए इन्होंने इसको समझाया था कि परिवहन मॉडल हमने वहां पे कैसे डेवलप किया और वहां से लाके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन करके यूरोप में भी उसका प्रभाव पड़ा, उसको भी हमने देखा। इसमें इन्होंने 5 स्टेजेस दी थी। कितनी दी थी? 5 स्टेजेस। टॉप है मॉरिल गोल्ड ने कितनी दी थी? 4 स्टेजेस। ये ध्यान रखना, इन्होंने 5 स्टेजेस दी थी। अगले में कनेक्टिविटी मेजर इंडेक्स है, कौन सा डेवलप नहीं किया? कांस्की ने 3 किए, अल्फा, बीटा, गामा और कौन सा? साइक्लोमेट्रिक नंबर। तो सिंबल इंडेक्स है वो इन्होंने नहीं किया, सिंबल इंडेक्स है वो इन्होंने नहीं किया। सिंबल इंडेक्स नहीं किया। ये कनेक्टिविटी की मेजर है, ये 4 दिए थे। कब दिए थे? 1963 में दिए थे। कांस्की ने कब दिए? 1963 में दिए। सिंबल इंडेक्स है इन्होंने नहीं दिया। सिंबल इंडेक्स है वो किसको मापने का है? वो कनेक्टिविटी को मापने का नहीं है, पहली चीज तो। ये एक्सेसिबिलिटी को मापने का, ये एक्सेसिबिलिटी को मापने का है और कांस्की ने नहीं दिया था ये कांस्की ने नहीं दिया। अगला है परिवहन जाल के संदर्भ में कौन सा सूचकांक लिंकों की संख्या का नोड की संख्या के मध्य के संबंध को दिखाता है? लैंग्वेज चेंज हुई है। लिंक, लिंक क्या है? लिंक वही एजेज है जो एजेज पूछ रहा था। सवाल की लैंग्वेज चेंज हुई है वही है। लिंकों का नोड से, नोड क्या है? नोड है वर्टिसेज, नोड क्या है? वर्टिसेज। तो सिर्फ लैंग्वेज चेंज हुई है, ई बटे वी क्या हुई? बीटा इंडेक्स। तो सवाल रिपीट हुआ है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी है। अगला बीटा हो गया। अगला सवाल, शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स किसका है? शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स है वो एक्सेसिबिलिटी का मेजर है। किसका है? एक्सेसिबिलिटी का मेजर है। शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स हो गया, एसोसिएटेड नंबर, सिंबल इंडेक्स, ये सारे जो मेजर है ये एक्सेसिबिलिटी के मेजर है। तो ये किसका मेजर हो गया? शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स एक्सेसिबिलिटी का। अभिगम्यता का मेजर हो गया। क्या लिखना था? अभिगम्यता लिखना था। इन्होंने गम्यता लिखा है, अभिगम्यता। अगला, कौन सी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती है? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के हमने 2 तरह के क्लासिफिकेशन देख लिए थे, एक तो सोशल कॉस्ट वाले के, एक वैसे वाले ओवरहेड कॉस्ट वाले, टर्मिनल वाले, वो वाले। दूसरा जो है एक और क्लासिफिकेशन है जिसमें फिक्स्ड और
वेरिएबल कॉस्ट के रूप में। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को दो भागों में बांटा जाता है, फिक्स और वेरिएबल। एक तो होगी जो फिक्स, पैसा लगेगा ही लगेगा, और एक वेरिएबल है, ये फ्यूल वाली है। वेरिएबल है, फ्यूल की वजह से कोई गाड़ी ज्यादा एफिशिएंट होगी तो ज्यादा कम तेल पिएगी, और कोई गाड़ी है वो एफिशिएंट कम होगी तो फ्यूल ज्यादा लेगी। तो दो तरह की कॉस्ट होती है, एक परिवर्तनशील लागत और एक दूसरी फिक्स लागत, स्थायी लागत। तो ए और सी, आंसर क्या हो गया? ए और सी। अगला, अगले सवाल में पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिवहन लागत प्रति इकाई ट्रैफिक वर्दी पर परिवर्तित होती है। परिवहन लागत है प्रति इकाई ट्रैफिक वर्दी पर परिवर्तित होती है। इंग्लिश में देखते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वेरीज पर यूनिट विद इंक्रीज इन ट्रैफिक। ट्रैफिक इंक्रीज होगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वेरी करती है पर यूनिट विद इंक्रीज इन ट्रैफिक। ट्रैफिक इंक्रीज होता है तो वेरी करती है, ठीक है, वेरी करेगी। परिवहन लागत दूरी के आनुपातिक होती है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हमारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ेगी, ये तय बात है। हम ज्यादा दूरी पे जाएंगे तो हमारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़नी है ही। तीसरा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज मिनिमम इन एयर ट्रांसपोर्ट। ये बिल्कुल कॉमन सेंटेंस आ गया। हम हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो पैसा ज्यादा लगता है, तो एयर ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मिनिमम नहीं होती है, मैक्सिमम होती है। ये मिनिमम नहीं होती है, ये मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो ये गलत हो गया, सी गलत है, मतलब सी गलत, सी गलत, सी गलत, उत्तर आ गया। कई बार हम इतनी मतलब लैंग्वेज वाला सवाल देखें और उसमें एक बिल्कुल एक छोटा सा चीज दे रखी है, वो आप निकालो। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वेरीज विद मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आपका रेल में अलग किराया लगेगा, एरोप्लेन में अलग लगेगा, गाड़ी में अलग लगेगा, सब जगह अलग अलग किराया लगेगा, हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में अलग होगा। तो बिल्कुल सही बात है, गलत सी था, बाकी ए बी डी सही है। अगला सवाल, विच मॉडल इज यूज टू एक्सप्लेन द मूवमेंट पैटर्न ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का जो मूवमेंट है, पैटर्न है, इसको हम किससे देख सकते हैं? तो इसको देख सकते हैं ग्रेविटी मॉडल से। ग्रेविटी मॉडल और इसके वेरिएंट के द्वारा हम ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट पैटर्न है इसको समझ सकते हैं। गुरुत्व मॉडल, इसको जो ग्रेविटी मॉडल है वो ट्रांसपोर्ट में यूज किया जाता है। अगला, यहां तक 2020 तक के सवाल थे। यहाँ फिर जो 2000 पिछला पेपर हुआ था 2024 का, इसमें मात्र 2 सवाल ही आए ट्रांसपोर्ट के। पिछले वाले, बाकी वालों में तो 10-10 सवाल आ रहे थे, और यहाँ आते ही 2 सवाल ही आए, बहुत ही कम आए। एक में मतलब 12 आए, एक में 8 आए, फिर 2 सवाल ही आए मात्र। तो लगभग 22 सवाल आए, शायद ये 22 से 23 या 23 सवाल आए। हाँ, 23 सवाल आए हैं। तो एक में ज्यादा आए थे, 13 आए थे, फिर 8 आए, 13 और 8 21, नहीं 14 और 8 21, 14 और 8 22, 23-24 सवाल आए। कितने आए? 23-24 सवाल आए हैं। अगला, अगला है, द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर यूनिट वेरीज विद इंक्रीज इन ट्रैफिक। इंक्रीज इन ट्रैफिक, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर यूनिट वेरीज विद इंक्रीज इन ट्रैफिक। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वेरीज पर यूनिट विद इंक्रीज इन ट्रैफिक। देखो 2020 का सवाल है, 2024 का। आप देखो रिपीट कितना हो रहा है, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के अंदर अंदर खोद के निकाल के रिपीट कर रहे हैं। ए पक्का सही है, ए पक्का सही है, ये आपको पता चल गया। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर यूनिट वेरीज, तो ए पक्का सही है, ए इधर है, ए इधर है। लो भाई, करेक्ट आंसर। देखो 2 निकल गए। अब सिर्फ रिपीट करने से इतना फायदा हो गया। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर आल्सो प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये भी सही है, बी तो सही है। वो भी क्या बोल रहा था? प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, सेम आ गया। तीसरा, ऑल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन आल्सो गिव राइज टू टर्मिनल कॉस्ट। क्या बोल रहा है? टर्मिनल। अब ट्रांसपोर्ट को, ऑल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन आल्सो गिव राइज टू टर्मिनल कॉस्ट। जैसे जैसे हम ट्रांसपोर्ट बढ़ाएंगे तो टर्मिनल भी जरूरत पड़ेगी ना। ऑल ट्रांसपोर्ट को, ऑल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन आल्सो गिव राइज टू टर्मिनल कॉस्ट। जितने हम गाड़ियां होगी तो गाड़ियों के लिए उतारने के, चढ़ाने के, मान लो रेल की फैसिलिटी शुरू करोगे तो रेलवे स्टेशन चाहिए, बस शुरू करोगे तो बस के स्टेशन चाहिए, और ट्रक वाला शुरू करोगे, ट्रक को भी खाली करने उतारने की भी जगह चाहिएगी।
तो ये टर्मिनल कॉस्ट भी आपकी बढ़ेगी, जैसे-जैसे ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन बढ़ाओगे, ये भी बढ़ेगी, तो 3 9 सही है। देखो ये रिपीट हुआ, अगला वाला। अगले वाले में गोल्ड का देखो, उधर वेंस का पूछा था मर्केंटाइल मॉडल, इधर वापस क्या पूछ रहा है? इधर गोल्ड का मॉडल पूछ रहा है, तो ये स्पेशल ऑक्सप्लेनेशन मॉडल है। ये किसका है? ये वेंस का मॉडल है। ऑप्शन वही है, मेट्रोपॉलिटन मॉडल। मेट्रोपॉलिटन जो है इसके वाले का, मेट्रोपॉलिटन जो मॉडल है वो रिमर का मॉडल है। मेट्रोपॉलिटन कंट्री में थर्ड वर्ल्ड का जो विकास है, मेट्रोपॉलिटन जो कंट्री के अंदर थर्ड वर्ल्ड के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का जो डेवलपमेंट होता है, वो बताता है रिमर। ये मेट्रोपॉलिटन मॉडल है, ये दिखाता है, ये रिमर का है। तो ये कुछ हमने मॉडल देखे, गोल्ड का देखा, वेंस का देखा, रिमर का देखा। अब देखो टाफे, मोरिल और गोल्ड है, और ये गोल्ड का अलग है, ध्यान रखना, ये गोल्ड का अलग मॉडल है। तो गोल्ड का जो मॉडल है, ये कब दिया था? गोल्ड ने दिया था 1966 में, रिमर ने दिया था 1977 में। ये पूछा हुआ है, रिमर ने कब दिया? 1977 में। कब? नेट वाले सवाल में पूछा हुआ है। अब एक गोल्ड का जो मॉडल है, ये दिया था 1966 में। तो गोल्ड का मॉडल है 1966 में दिया था, और वेंस का मॉडल 1970 का मॉडल है, और टाफे मोरिल गोल्ड का 1963 हमने बता दिया है। इस वाले में स्पेशल एक्सप्लोरेशन में क्या होता है, ये एक मान लो पूरा एरिया है जहां पे पूरा नेचुरल एरिया है, खनिजों से भरा हुआ है, बट कोई आया नहीं है, पहली बार यहाँ कोई तट से यहाँ आता है, तो शुरुआत में वो अंदर जाता है भाई, स्पेशल एक्सप्लोरेशन करता है। इसके अंदर क्या हो रहा है? सिमुलेशन हो रहा है। सिमुलेशन में मतलब आप कहीं पे जाओ, तो आप इधर से आए हो, अब आगे जाना है, आप इधर जाओगे या इधर जाओगे, किधर भी जा सकते हो आप, आपकी इच्छा होगी वैसे जाओगे। तो अब मान लो मिनरल्स तीनों और पड़े हैं, तो आप कहीं पे भी जा सकते हो, तो जाओगे और फिर ऐसे अंदर जाओगे, फिर दूर जाओगे, फिर दूर जाओगे। ऐसा नहीं है कि ठेठ दूर से आप मिनरल खोद के लेके आओगे, तट के पास होंगे, तट के पास से लाओगे, फिर धीरे-धीरे अंदर जाओगे। तो इस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन का डेवलप होता जाएगा। पहले थोड़ा डेवलप किया, फिर थोड़ा और डेवलप किया, फिर थोड़ा और डेवलप किया। तो जैसे-जैसे हम खोज करते रहते हैं, वरना हम पहली बार में ही यहाँ इतनी लंबी रोड बना देंगे, तो रोड का ही खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट का जो गोल्ड का है, स्पेशल एक्सप्लोरेशन मॉडल है। क्या है? स्पेशल एक्सप्लोरेशन मॉडल है, वो भी सिमुलेशन मॉडल पे आधारित है, स्थानीय खोज मॉडल। तो इस तरीके से ये हमारे 24 सवाल है, टोटल हो गए। 2014 में कितने आए थे? 2014 में आए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 सवाल आए थे। 2014 में 14 सवाल आए थे, फिर आए 8, 14 और 8 22, 2020 के अंदर। 2023 के अंदर मात्र 3 सवाल ही आए। तो पिछला पेपर हुआ था उसमें मात्र 2 सवाल ही आए, तो टोटल 24 सवाल आए। पर एक बार 14 भी आए, कोई भरोसा नहीं है, किधर भी हो सकता है। ये कई बार सवाल बनाते हैं, उनकी क्या होती है, मॉडरेटर होता है, वो थोड़ा इधर-उधर कर देता है उन सवालों को, किसी से कम हो जाते हैं, किसी से ज़्यादा हो जाते हैं, ये हो ही जाता है। तो सभी को थैंक यू, कैसा लगा मेरे वीडियो?